हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो जैसा कि हम जो था हमारा अध्याय 4 द्विविमी गति हम स्टार्ट कर चुके थे और टू डायमेंशनल मोशन होता क्या है यानी द्विविमी गति होता क्या है ये हम पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप्य गति। अब ये प्रक्षेप्य गति क्या होता है, नाम से कुछ अजीब सा फील हो रहा है। हमने देखा था वन डायमेंशनल मोशन होता है यानी कि एकविमी गति होता है, द्विविमी गति होता है, त्रिविमी गति होता है, मगर ये प्रक्षेप्य गति क्या होता है। तो आइए चलो हम आज डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द प्रक्षेप्य गति। देखिए दोस्तों, हुआ क्या था, भगवान राम को सभी को पता ही होंगे। भगवान राम जो थे उन्होंने क्या करा, अपना तीर चलाया, उसको छोड़ दिया तो रावण के जाके बिल्कुल सेंटर पे लगा, जिससे रावण का वध हो गया। ठीक है, अब ये जो रामायण थी, कोई वैज्ञानिक रहा होगा, उसने ये रामायण को देखा होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं अपन, उसने देखा तब उसने एक चीज नोटिस करी कि जो भगवान राम का तीर था, उन्होंने, ये भगवान राम रहे होंगे अपने, इन्होंने एक तीर को ऐसे चलाया। अब ये तीर क्या हुआ, ऐसे चल 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 के रावण कहीं यहां पर खड़ा होगा और रावण को जाके लगा। तब जो वैज्ञानिक रहते हैं वो तो वैसे ही दिमाग उनका थोड़ा सा अजीब सा रहता है, तो उन्होंने क्या करा, ये जो रावण को जाके लगा, उन्होंने यहां पर एक चीज नोटिस करी। क्या यार, ये तीर ऐसे चला, ना ही ये सीधा जा रहा है ना ही ये प्रॉपर ऊपर जा रहा है, ये कुछ हल्का सा तिरछा एंगल बनाते हुए ऐसा जाके और रावण को लगा। तो उन्होंने सोचा यार ये ऐसा टेढ़ा तीर चलते हुए भी इसको बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे लगा है, ये क्या बात हुई, यानी कि यहां पर कोई ना कोई मोशन हो रहा होगा। तो जो वैज्ञानिक थे, ये वाला जो मोशन है ये इस टाइप से, इसको क्या नाम दे दिया उन्होंने, प्रक्षेप्य गति। इतना समझ में आया दोस्तों। चलिए यहां देखिए, अब जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किताबी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अपनी जो डेफिनेशन थी, अपनी जो परिभाषा थी, वो उन्होंने दे दी। अब देखिए दोस्तों, यहां क्या हो रहा है, उन्होंने, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुछ बातों को नोटिस किया। वो बातें क्या थी, पहली बात, जब श्री राम ने ये तीर को फेंका तब कुछ प्रारंभिक वेग से फेंका होगा। तो सपोज किया वैज्ञानिक ने, प्रारंभिक वेग u से उन्होंने तीर को फेंका। ठीक है, अब ये जो तीर था इसके ऊपर कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण लग रहा था, यानी कि जैसे ही उन्होंने तीर छोड़ा तो ये गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ लग रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये तीर जो है ऐसे नीचे की तरफ झुका होगा। यानी कि ये जो तीर उन्होंने फेंका था ये गुरुत्व के अधीन गया। यहां तक अपने को समझ में आया। फिर ये गुरुत्व के अधीन जाते जाते रावण के ऊपर लग गया। तब जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी डेफिनेशन क्या दी, उन्होंने ये डेफिनेशन दी कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर में न फेंकते हुए, ऊर्ध्वाधर से किसी दिशा में फेंकते हुए गुरुत्व के अधीन प्रारंभिक वेग u से गति करवाई जाती है तो पृथ्वी पर किसी बिंदु पर जाकर गिरता है, और इस प्रकार की गति को ही हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप्य गति कहते हैं। तो समझ में आया दोस्तों। देखिए, प्रक्षेप्य गति के लिए हमको सबसे पहला जो पॉइंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, गुरुत्व के अधीन गति। गुरुत्व के अधीन गति। दूसरा, एक और चीज उन्होंने देखी कि जो भगवान राम ने तीर फेंका था इसका खुद का कुछ त्वरण नहीं था, यानी कोई भी अगर ऑब्जेक्ट ऐसा अगर मोशन करता है तो हर ऑब्जेक्ट को प्रक्षेप्य गति कर रहा हो ऐसा नहीं कहेंगे। क्यों, यदि उस वस्तु के पास में खुद का अगर त्वरण नहीं है तब हम कह सकते हैं कि वो जो मोशन है उसका कौन सा मोशन है, प्रक्षेप्य गति का मोशन है। अगर वस्तु का खुद का अगर एक्सेलरेशन अगर होगा तो उसे प्रक्षेप्य गति नहीं देंगे। अब ऐसा क्या है जो वस्तु जिसकी खुद की एक्सेलरेशन होगी, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन। एरोप्लेन भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा एरोप्लेन रहता है, ये एरोप्लेन है हमारा, ये एरोप्लेन भी उड़ता तो ऐसे ही है और उतरता भी ऐसे ही है। तो क्या इसके मोशन को भी प्रक्षेप्य गति बोलेंगे? जी नहीं। क्यों? बिकॉज एरोप्लेन हैज इट्स ओन एक्सेलरेशन, यानी कि एरोप्लेन का खुद का त्वरण होता है। जो पायलट अंदर बैठा रहता है वो उसको एक्सेलरेट कर सकता है और डी एक्सेलरेट भी कर सकता है। इतना समझ में आया। मगर तीर के अंदर तो कोई नहीं बैठा, उन्होंने एक बार छोड़ दिया, वो ऑटोमेटिक जाएगा। उसके ऊपर एक और एकमात्र त्वरण लगेगा, किसकी वजह से, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो पहला पॉइंट क्या है, गुरुत्व के अधीन गति होना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज जो था, वस्तु का स्वयं का त्वरण नहीं होना चाहिए। ये जो दो पॉइंट है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करते हुए इन दो बातों का ध्यान रखता है तो उसे हम क्या कहेंगे, वो जो ऑब्जेक्ट है प्रक्षेप्य गति कर रहा है।
क्लियर दोस्तों? यहां देखिए, ये जो हमारा तीर था ये ऐसे कुछ चला होगा, तो ये जो तीर है इसको क्या नाम दिया हमने? प्रक्षेप्य। ये जो वस्तु थी जो जा रही थी इसको हमने नाम दिया प्रक्षेप्य। अब ये जो रास्ता फॉलो करके गया है, ये जो तीर ने जो रास्ता फॉलो किया है, ये जो रास्ता था इस रास्ते को हमने क्या कहा? प्रक्षेप्य पथ। क्लियर है दोस्तों? इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रेजेक्ट्री। क्लियर है दोस्तों? तो ये जो ऑब्जेक्ट था इसको नाम दिया प्रक्षेप्य और जो रास्ता था इसको नाम दिया हमने प्रक्षेप्य पथ। तो आपको समझ में आया कि प्रक्षेप्य गति होता क्या है। और एक और चीज मैंने क्या बोला अभी? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज, ये दो पॉइंट आपके लिए शायद नए हो, मगर जिसको पता है अच्छी बात है। देखिए, यदि कोई बिल्कुल ऊपर की तरफ अगर मोशन कर रहा होता है तो इसे हम कहते हैं क्या? ऊर्ध्वाधर। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं जाते हुए इस दिशा में अगर गति कर रहा होता है तो उसे हम कहते हैं क्षैतिज। क्लियर दोस्तों? ये हो गया क्षैतिज और ये हो चुका है ऊर्ध्वाधर। इतना क्लियर है? समझ में आया दोस्तों? अब मैं इसकी डेफिनेशन को इसके ऊपर लिख देता हूं जो आपकी बुकिश लैंग्वेज है, उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए दोस्तों, ये है आपकी बुकिश लैंग्वेज जो आपको एक बार में पढ़ते हुए समझ में नहीं आता, मगर विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल यानी कि उदाहरण के थ्रू आप इसको आसानी से समझ सकते हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त किसी अन्य दिशा में प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है तो वह गुरुत्व के अधीन गति करती हुई जमीन पर किसी अन्य बिंदु पर गिरती है। वस्तु की इस प्रकार की गति को प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। जो भी हमने राम और रावण के रेस्पेक्ट में जो भी बात कही है वो पूरी यहां पर प्रूव होती है जो उन्होंने डेफिनेशन में लिखा है। क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब हमने देखा था कि यहां पर जो हमारे राम भगवान थे इन्होंने यू वेग से अपना तीर फेंका और ये तीर गुरुत्व के अधीन गति करता हुआ किसी पृथ्वी पर किसी अन्य बिंदु पर जहां रावण खड़ा हुआ था उसको जाकर लगा। तो ये जो रास्ता था इसको हमने कहा प्रक्षेप्य पथ, जो वस्तु था यानी कि जो तीर था उसको कहा प्रक्षेप्य, और जो वेलोसिटी u थी, जो वेलोसिटी u के साथ में, जो वेग u के साथ में वो गति कर रहा था उसको हमने क्या कहा? प्रक्षेप्य गति। अब हमने एक चीज नोटिस करी कि ये जो तीर था ना ही ऊर्ध्वाधर में था ना ही क्षैतिज में था, ये हमने नोट किया था, ये किसी एंगल पर था। क्लियर दोस्तों? यहां हम लिख लेते हैं ऊर्ध्वाधर। तो जो प्रक्षेप्य गति होती है इसको दो घटकों में वियोजित किया जाता है। कौन कौन से दो घटक? हमको दो ही घटक दिख रहे हैं, एक क्षैतिज दिख रहा है, एक ऊर्ध्वाधर दिख रहा है। तो प्रक्षेप्य गति को दो घटकों में वियोजित किया गया। कौन कौन सा? पहला है हमारा क्षैतिज प्रक्षेप्य गति, दूसरा है हमारा ऊर्ध्वाधर प्रक्षेप्य गति। समझ में आया दोस्तों? यानी कि गति को दो घटकों में वियोजित कर दिया हमने, एक था ऊर्ध्वाधर एक था क्षैतिज। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी यानी u वेग के साथ में अगर क्षैतिज से कोई थीटा एंगल बनाते हुए अगर इस तरह से जाता है तो इसका इस दिशा में घटक क्या होगा? u cos थीटा, और ऊपर वाला घटक क्या होगा? u sin थीटा। यानी कि जो प्रक्षेप्य गति थी उसके दो घटक हो चुके हैं। जो क्षैतिज में घटक हुआ है वो हुआ है u cos थीटा, इसको आप ux भी लिख सकते हो, और एक घटक निकल कर आया है u sin थीटा जो कि ऊर्ध्वाधर में है, इसे आप uy भी लिख सकते हो। तो दोस्तों इतना समझ में आया? यानी कि प्रक्षेप्य गति को समझने के बाद में हमने उसे दो घटकों में वियोजित किया। एक घटक था हमारा क्षैतिज घटक, एक घटक था हमारा ऊर्ध्वाधर घटक। क्लियर है दोस्तों? चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम बात करेंगे कि प्रक्षेप्य जो है इसको और कैसे क्लासिफाई किया है। क्लियर है दोस्तों? चलिए प्लीज नोट डाउन दिस। देखिए दोस्तों, जो राम भगवान ने तीर फेंका था, जो चलाया था तीर, उसे हमने क्या कहा? प्रक्षेप्य। क्लियर है दोस्तों? तो यदि हम जो हमारा तीर था, ये जो हमारा प्रक्षेप्य था, इसको अगर मैंने क्षैतिज दिशा में फेंका है तो इस प्रक्षेप्य को क्या कहूंगा मैं? क्षैतिज प्रक्षेप्य। ये समझ में आया दोस्तों? चलिए, तिर्यक प्रक्षेप क्या होता है? अगर राम भगवान ऐसे खड़े हुए थे और सीधा फेंका तब तो क्षैतिज प्रक्षेप्य नाम दिया हमने। अब राम भगवान हमारे खड़े हुए थे, अब उन्होंने क्या करा? ऐसा तिरछा तीर चलाया, तो ये तीर को ही हमने क्या बोला था? प्रक्षेप्य। तो ये अब तिरछा है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? तिर्यक प्रक्षेप्य। जब ये क्षैतिज दिशा में राम भगवान ने चलाया था तब हमने इसको बोला क्षैतिज प्रक्षेप्य, जब उन्होंने थोड़ा सा तिरछा चलाया तब हमने इसको क्या नाम दिया? तिर्यक प्रक्षेप्य। इतना समझ में आया दोस्तों? तो हमें मेनली दो प्रक्षेप्य देखने हैं, एक देखना है क्षैतिज प्रक्षेप्य, एक देखना है तिर्यक प्रक्षेप्य।
क्लियर है दोस्तों? चलिए यहां देखिए, अब ये क्षैतिज प्रक्षेप क्या होता है, ये राम भगवान सपोज कीजिए किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हुए थे, जैसे ही इन्होंने एक सीधा प्रक्षेप चलाया तब ये प्रक्षेप क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण की वजह से ऐसे नीचे आया होगा और यहां खड़े हुए रावण को लग गया होगा। क्लियर है दोस्तों? ये समझ में आया? तो इस टाइप का जो प्रक्षेप रहता है इसे हम कहते हैं क्षैतिज प्रक्षेप। अब तिर्यक प्रक्षेप की बात थी, राम भगवान अब जमीन पे खड़े हुए थे और रावण भी कहीं जमीन पर खड़ा हुआ था। जैसे ही इन्होंने अपने तीर को यानी कि अपने प्रक्षेप को तिरछा करके चलाया तो उसे हमने नाम दिया तिर्यक प्रक्षेप। ये तिर्यक प्रक्षेप पहले तो ऊपर गया, एक पॉइंट पर आकर ये वापस से डाउन होने लगा और रावण को जाके लग गया। तो यहां पर भी क्या हुआ कि ये प्रक्षेप कुछ ऐसा गया और ये वाला पाथ कवर करके रावण को लगा, यानी कि दोनों केस में रावण को तो मरना ही है। क्लियर दोस्तों? तो यहां समझ में आपको क्षैतिज प्रक्षेप क्या होता है और तिर्यक प्रक्षेप क्या होता है। अब हमारा जो डिस्कशन रहेगा वो रिलेटेड रहेगा किससे, क्षैतिज प्रक्षेप से। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे तिर्यक प्रक्षेप की। अब यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी हो या ना करी हो, अभी हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। देखिए दोस्तों, जैसे ही राम भगवान ने तीर चलाया तो कुछ समय के बाद में रावण को लगा होगा, तो उस समय में इस तीर द्वारा ये कुछ x डिस्टेंस कवर किया गया और ये वाली हाइट कवर करी गई, यानी कि हमको इन दोनों का कैलकुलेशन करना है। और यहां से लेके यहां तक आने में कुछ समय लगा होगा t, हमें इस t की भी बात करनी है। क्लियर दोस्तों? चलिए, अब राम भगवान जब जमीन पर थे तो भी उन्होंने तीर फेंका, तो तीर ने कुछ समय में ये वाली डिस्टेंस तय करी होगी और ये वाला हाइट कितना तय किया गया उस तीर के द्वारा, ये हमें कैलकुलेट करना है। और समय तो आपको पता ही, यहां से लेके यहां तक आने में उसको कितना समय लगा होगा, ये हमें डिस्कशन करना है कैलकुलेशन में। यहां से हमारा वैज्ञानिकों का दिमाग चालू होता है, यानी कि एक रामायण देखते हुए उन्होंने इतना सारा पोर्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे सर पर रख दिया। अब रखा है तो करना तो पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? चलिए, ये समझ में आया। अब हमारा जो डिस्कशन रहेगा क्षैतिज प्रक्षेप से रिलेटेड रहेगा। देखिए, इसको हम रफ कर देते हैं यहां से, तिर्यक प्रक्षेप को सेकेंड टॉपिक में हम तिर्यक प्रक्षेप लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये डायग्राम आपको दिख रहा है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा प्रॉपर में बना लेते हैं, इसको हटाते हैं। हमारा जो टॉपिक है क्षैतिज प्रक्षेप, हुआ क्या, एक ऊंचाई के ऊपर एक बिल्डिंग थी जिसकी हाइट थी कुछ एच, इसके ऊपर हमारा एक पर्सन खड़ा हुआ था या फिर हमारे राम भगवान खड़े हुए थे। इन्होंने अपना तीर चलाया, जैसे इन्होंने एक सीधा तीर चलाया तो इन्होंने प्रारंभिक वेग u के साथ में उसको फेंका। अब ये जो u है ना, ये क्षैतिज के लिए है। जैसे ही इन्होंने फेंका तो जो हमारा तीर था ये सीधा न जाते हुए ऐसा गुरुत्व के अधीन गति करता हुआ जमीन के ऊपर खड़े हुए रावण को जाके लगा। अब मैंने क्या कहा कि जो राम भगवान थे इन्होंने जब रावण को मारा तो कुछ t समय में मारा होगा, तो यहां से लेके यहां तक कुछ t समय होगा, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं t समय में प्रक्षेप यानी कि तीर द्वारा प्रक्षेप के द्वारा क्षैतिज में x दूरी तथा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर h दूरी तय की गई। इतना समझ में आया? यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस को हम नाम देते हैं x। अब आपने एक चीज नोटिस करी होगी, गुरुत्व के अधीन गति कर रहा है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण का पूरा पूरा रोल है। गुरुत्वाकर्षण लग रहा होगा यहां पर g, इस पॉइंट पर भी g और इस पॉइंट पर भी g, यानी कि यहां से आप एक बात को नोटिस कर रहे हो, यानी कि प्रक्षेप पथ के हर एक बिंदु पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण समान रहता है। क्लियर है दोस्तों? ये समझ में आया? चलिए, यहां तक हमारी बात क्लियर थी। अब हमने क्या किया, ये जो हमारी वेलोसिटी थी u, उन्होंने फेंका ऐसे था मगर तीर गया ऐसे टेढ़ा, तब तीर तो गया ऐसे, इसकी जो वेलोसिटी थी वो कुछ ये वाली थी। अब हमने क्या किया, ये वाली जो कुछ ना कुछ गति रही होगी इसको हमने डिवाइड कर दिया, किन भागों में, दो घटकों में, जैसा हमने डिस्कस किया था। मगर ये अभी हमें पता नहीं है, इस दिशा में तो उन्होंने फेंका नहीं है, यानी कि इस दिशा में जो u y रहा होगा आपका वो 0 रहा होगा। इतना समझ में आया? अब ये जो u है ये क्या है आपका ux है, ux किसके बराबर है, u के बराबर है। ये समझ में आया दोस्तों? उन्होंने फेंका क्षैतिज में था मगर गया ऐसे टेढ़ा, तो हमारा जो क्षैतिज के लिए जो गति रहेगी वो रहेगी ux बराबर u, y में तो फेंका नहीं इसलिए वो रहेगा 0। इतना क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब मुझे बताइए
कि इस दिशा में यानी कि क्षैतिज दिशा में जो त्वरण है, जो एक्सेलरेशन है, क्या क्षैतिज दिशा के लिए कोई एक्सेलरेशन है? राम भगवान ने तीर फेंका छोड़ दिया, क्या क्षैतिज दिशा में कोई एक्सेलरेशन था? जी नहीं। क्षैतिज दिशा में एक्सेलरेशन क्या था? 0, यानी कि ax था 0। क्या नीचे की तरफ कोई एक्सेलरेशन था? हाँ, याद है मुझे, नीचे की तरफ लग रहा था मेरा g, यानी कि गुरुत्वाकर्षण, यानी कि ऊर्ध्वाधर नीचे जो a भाई रहेगा हमारा क्या रहेगा? g के बराबर रहेगा। इतना समझ में आया दोस्तों? अब यहां इतना जितनी भी इंफॉर्मेशन थी हमें पता चल चुकी है। अब यहां हम लगाएंगे गति के समीकरण। 3 देखे थे हमने, उसमें से कोई भी एक उठा के यहां लगा देंगे जो हेल्पफुल रहे हमको कैलकुलेशन करने में। ठीक है दोस्तों, चलिए फटाक से आप इतना नोट कीजिए। कर लिया दोस्तों नोट आपने? चलिए, आई होप ने नोट कर लिया होगा। मैं ये वाला पोर्शन रफ करता हूं। अभी हम बात करेंगे क्षैतिज गति की। हमें निकालना है ये x क्षैतिज में है, तो हम बात करेंगे फिलहाल क्षैतिज गति की। तो पहला पॉइंट है हमारा क्या? क्षैतिज गति। अब देखिए, क्षैतिज गति में प्रारंभिक वेग कितना है? ux बराबर u। क्या क्षैतिज गति में कोई त्वरण है? जी नहीं, यानी कि एक्सेलरेशन जो रहे, त्वरण है, वो कितना है? 0 है। ये समझ में आया दोस्तों? अब ये क्षैतिज गति करते हुए उसका जो विस्थापन हुआ कितना हुआ? x, यानी कि हम s इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। इतना समझ में आया दोस्तों? चलिए, अब आगे हमें बात करनी है कि यहां से लेके यहां तक आने में इसको जो समय लगा होगा वो कितना लगा होगा? t समय लगा होगा। अब हमारा गति का दूसरा समीकरण ही होता है, क्या होता है? देखिए, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? चलिए आगे डिस्कशन करें हम। अब ये हम बात कर रहे हैं क्षैतिज गति की, तो ये जितने भी वैल्यूज रहेगी सब काय के लिए रहेगी? x के लिए रहेगी, यानी कि s भी रहेगा x के लिए, u भी रहेगा x के लिए, एक्सेलरेशन भी रहेगा कौन सा वाला? x वाला। अब मुझे बताइए, जो समय है क्या आपकी दिशाओं पर निर्भर करता है? करता है क्या? आप पूर्व में जाओगे 2 बजेगी, पश्चिम में जाओगे तो 8 बजेगी, ऐसा होता है क्या? जी नहीं होता है। तो यहां से हमको क्लियर हुआ है कि जो समय है ये t समय, ये x के लिए भी वही है जो y के लिए है, यानी कि समय कॉमन है। यहां से लेके यहां तक आने में उसको अगर t समय लग रहा है तो उसी समय में ये व्यक्ति h डिस्टेंस भी कवर कर चुका होगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए, sx कितना दे रखा है हमको? x दे रखा है, यहां पर x लिखते हैं हम। ux हमें दे रखा है u, समय को t लेते हैं प्लस 1/2। क्या आपके पास क्षैतिज में एक्सेलरेशन है? नहीं है। एक्सेलरेशन कितना है? 0। तो यहां पर क्या आ जाएगा? 0 और t स्क्वायर एज इट इज। ये पूरी टर्म हो चुकी है आपकी 0। आपके पास में क्या बचा? x इज इक्वल टू ut। यानी यदि आपको इनिशियल वेलोसिटी यानी कि प्रारंभिक वेग और समय पता हो तो आप उसके द्वारा तय किया गया विस्थापन निकाल सकते हो क्षैतिज दिशा में। क्लियर है दोस्तों? क्या मैं यहां से t की वैल्यू निकाल सकता हूं? जी बिल्कुल। t इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आ सकता है? x अपॉन में u। यानी कि यदि मुझे पता हो कि उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है और उसका जो प्रारंभिक वेग था वो कितना है, तो उन दोनों के रेशियो से मैं क्या निकाल सकता हूं? समय निकाल सकता हूं कि वो कितने समय के बाद रावण को तीर लगा होगा। इतना क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अभी हमने बात करी है क्षैतिज से रिलेटेड, अभी हम बात करेंगे ऊर्ध्वाधर, क्योंकि हमको ये h वाली हाइट भी कवर करवानी है। ठीक है दोस्तों? तो आप इसको नोट डाउन कीजिए सबसे पहले। चलिए दोस्तों, अब हमें देखना है क्या? ऊर्ध्वाधर गति। वस्तु जो थी, वस्तु को हमने फेंका था क्षैतिज दिशा में कुछ वेग u से, मगर ये ऐसे नहीं जाते हुए ये गिरी ऐसी, और इस दिशा में क्या इसको हमने फेंका था? जी नहीं, यानी कि हमारा जो u भाई था वो क्या था? 0 था। यानी कि हम यहां कह सकते हैं जो प्रारंभिक वेग रहेगा, प्रारंभिक वेग जो रहेगा u भाई बराबर कितना रहेगा? 0। क्यों? क्योंकि हमने इसमें फेंका ही नहीं है, तो क्या रहेगा? 0। क्लियर है? क्या इसके अंदर त्वरण था? जी हाँ। क्या था त्वरण? जैसे ही नीचे गया होगा तो नीचे जाने का एकमात्र रीजन था कि यहां पर लग रहा था g, गुरुत्वीय त्वरण। यानी कि यहां पर जो ay रहेगा वो क्या रहेगा? g। क्लियर दोस्तों? ये g रहेगा। इतना समझ में आ चुका है। अब मुझे बताइए, क्या ये भाई में कुछ दूरी तय कर रहा है? जी बिल्कुल। ये जो राम भगवान हमारे जिस बिल्डिंग पे खड़े हुए थे ये h हाइट को कवर कर रहा है, यानी कि यहां पर जो sy है हमारा वो कितना है? कैपिटल H। क्लियर है? अब देखिए, मैंने क्या कहा था, जो बिंदु को ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक आने में इसने x दूरी तय करी और h दूरी तय करी।
यानी कि दोनों के लिए समय क्या लगा t, यानी कि समय हमारा कॉमन है। ये एक बात ध्यान रखने वाली है, यानी कि समय क्या रहेगा यहां पर, हमेशा t रहेगा। t हमारा क्या है, समय। क्लियर दोस्तों। अब यहां पर हम लगाएंगे गति का दूसरा समीकरण, क्या होता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्लियर दोस्तों। चलिए, ऊर्ध्वाधर गति यानी कि पूरा फॉर्मूला इज ओनली वैलिड फॉर ऊर्ध्वाधर, यानी कि ये भी किसके लिए रहेगा, y के लिए, u भी किसके लिए रहेगा, y के लिए, और a भी किसके लिए रहेगा, y के लिए। समय के नीचे मैंने y क्यों नहीं लगाया, अभी बात करिए कि समय इज कॉमन, समय एक समान है, यानी कि वो चाहे x में बढ़े या h में बढ़े, दोनों के लिए समय क्या लगा है, हमारा एक ही लगा है। क्लियर दोस्तों। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए फटाक से। चलिए दोस्तों, नोट डाउन कर लिया है आपने। चलिए अब यहां देखिए, यहां अगर मैं बात करूं तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, दैट मींस ये आपका तीर था, तीर को गुरुत्वाकर्षण लग रहा है नीचे की तरफ, और जो विस्थापन हो रहा है एस वाई वो भी हो रहा है किधर, नीचे की तरफ। तो नीचे जो जितनी भी चीजें आती है ना उसको अपन माइनस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो जी रहेगा वो कैसा रखेंगे, माइनस का जी, और जो एस वाई रहेगा यानी कि एच जो रखेंगे वो कैसा रखेंगे, माइनस का एच। ये क्लियर है दोस्तों। चलिए पुट करते हैं वैल्यू, एस वाई कितना, एच, मगर एच रखूंगा मैं माइनस का एच। माइनस साइन इंडिकेट करता है, माइनस साइन दर्शाता है कि वस्तु नीचे की तरफ गिर रही है और विस्थापन नीचे की तरफ हो रहा है। क्लियर है। चलिए इधर देखिए, माइनस का एच इज इक्वल टू यू वाई, क्या हमारे पास है, हाँ है ना, जीरो, पुट करो, 0t प्लस 1/2, एक्सेलरेशन की जगह मेरे को माइनस का जी रखना है और यहाँ पर टी स्क्वायर। माइनस का क्यों रखा, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है, बस। यहां पर देखिए ये तो वो पूरा हो चुका है 0। अब याद करो जो हमने पहला देखा था, t इज इक्वल टू क्या निकल कर आया था हमारे पास में, t इज इक्वल टू निकल कर आया था x अपॉन में u। समय तो दोनों के लिए समान है, यानी कि ये वाली वैल्यू को मैं इस वाली इक्वेशन के अंदर पुट कर सकता हूं। तो जल्दी से पुट कीजिए फटाक से, जल्दी। जैसे आप पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का h इज इक्वल टू माइनस का g बाई 2, और यहां पर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर। अब ये माइनस साइन से माइनस साइन आप उड़ा सकते हो। क्लियर है दोस्तों। चलिए, तो यहां से आपके पास में एक h निकल कर आया है। h कितना निकल कर आया है, यहां देखिए, h इज इक्वल टू आपके पास में निकल कर आया है gx स्क्वायर अपॉन में 2u स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। ये अपना हाइट निकल चुका है, ठीक है, हमने x निकाल लिया, हमने h निकाल लिया, ये दोनों पोर्शन हमारे लिए कंप्लीट हो चुके। हम टाइम को भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस टाइप से हमने प्रक्षेप, जो क्षैतिज प्रक्षेप पे था उसके थ्रू हमने कितना टाइम में नीचे गिरेगा, कितना डिस्टेंस ऐसा कवर करेगा और कितना डिस्टेंस ऐसा कवर करेगा, ये हमने पूरा निकाल लिया। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम एक क्वेश्चन के थ्रू ऐसे और क्या फॉर्मूले हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। प्लीज नोट दोस्तों, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक प्लेन दिख रहा है, ठीक है। ये प्लेन एच हाइट के ऊपर उड़ रहा था। जब ये प्लेन उड़ते हुए ए पॉइंट के ऊपर आया तब इसने यहां से एक बॉक्स को ड्रॉप किया। ये बॉक्स को ड्रॉप किया तो जो प्लेन था वो व्यू वेलोसिटी के साथ में क्या था, आगे की तरफ जा रहा था। तो ये जो बॉक्स था ये भी व्यू वेलोसिटी के साथ में आगे की तरफ जा ही रहा होगा। जैसे इसने यहां से इसको छोड़ा तो ये जो बॉक्स था इसके पास में जो यू वेलोसिटी रही होगी किस दिशा में, अपना क्षैतिज दिशा में, और नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा, एक्सेलरेशन। तो ये जो बॉक्स था ये कुछ इस डायरेक्शन में गिरा और ये कहां पर गिरा, बी के ऊपर। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि ए से लेके बी तक का डिस्टेंस क्या रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया। तो ये जी था, जी की वजह से हर एक बिंदु पर क्या लग रहा होगा, जी लग रहा होगा। यहां से हमें पता चला जो बॉक्स था, यदि हम बात करें क्षैतिज की, तो क्षैतिज में जो वेलोसिटी थी ux, वो बॉक्स की कितनी थी, u थी। क्षैतिज में एक्सेलरेशन क्या था, 0। यही बात करते हैं ऊर्ध्वाधर की। ऊर्ध्वाधर में उसके पास में जो u आया था वो कितना था, 0, क्योंकि इस दिशा में उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी। इस दिशा में खाली क्या था, एक्सेलरेशन था। यानी कि इसके पास में जो a है वो किसके इक्विवेलेंट है, g के इक्विवेलेंट है। यहां पर लगा है गति का समीकरण s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब ये मैं लगा रहा हूं किसके लिए, y के लिए, यानी कि ऊर्ध्वाधर के लिए। तो ये y, ये भी y एंड ये भी y। अब यहां पर मैं माइनस साइन नहीं ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे पता है ये इससे माइनस का साइन कट जाएगा, बिकॉज ये हमारा 0 है। sy कितना है मेरे पास में, h, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं h 1/2, एक्सेलरेशन इज g एंड t स्क्वायर। यहां से अगर मैं t की वैल्यू निकालता हूं तो मेरे पास में t इज इक्वल टू निकल के आता है 2h बाई g, और वो भी अंडर रूट में।
इतना क्लियर है दोस्तों? चलिए, अब अभी हमने एक डेरिवेशन किया था। डेरिवेशन के अकॉर्डिंग हमें पता चला था जो क्षैतिज में तय की गई दूरी होती है, क्षैतिज में तय की गई दूरी, वो किसके इक्विवेलेंट निकल के आई थी? x इज इक्वल टू ut। इतना समझ में आया दोस्तों? तो यहां से अगर मैं x निकालना चाहूं, x मेरा क्या है? वही मेरा x ही क्या है? ab है। ये जो ab है यही क्या है? मेरा x है। तो x ab मेरे पास में कितना निकल कर आएगा? u, और t की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं? अंडर रूट का 2h बाय g। ये समझ में आया दोस्तों? तो यहां से हमें पता चला कि x को निकालने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है। दैट मींस अगर मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता हो, मुझे हाइट पता हो और ग्रेविटी हमको पता ही रहती है, ये सारी चीजें पता होने पर भी हम क्या निकाल सकते हैं? ए बी निकाल सकते हैं। क्लियर दोस्तों? तो ये हमारा क्या हो गया? यहां पर आंसर निकल कर आइए। सो आई होप दोस्तों आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे तिर्यक प्रक्षेप की, यानी कि राम भगवान यहां खड़े रहेंगे, ऐसे तीर चलाएंगे, इसको छोड़ेंगे तो यहां पर खड़े हुए रावण को ऐसे लगेगा। ठीक है, तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड लाइक अवर वीडियो इफ यू रियली लाइक इट। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।